हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड और फोर्थ में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है साइंस। साइंस से रिलेटेड आप सभी को पता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि टाइफाइड और हैजा किस विशिष्ट रोग के उदाहरण हैं, यानी किस तरीके से फैलते हैं टाइफाइड और हैजा रोग। क्या ये संक्रामक रोग हैं, वायुजनित यानी वायु के द्वारा हैं, या फिर जल जनित रोग हैं। तो टाइफाइड और हैजा जो रोग है किससे फैलता है, तो ये जल से फैलता है, वो भी दूषित जल से। ठीक है, अगर खराब जल का सेवन आप करते हैं, दूषित जल का सेवन करते हैं तो आपको टाइफाइड और हैजा रोग होने की पूरी संभावना रहती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या वो राजस्थान राज्य है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, कौन सा राज्य है। तो कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है वो भारत के किस राज्य में है, तो ये है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में जो है ये जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में है। ठीक है, अगर जो है बात करी जाए कि उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले में है, तो ये कहाँ पे है, नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में भी ये जाना जाता है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, और कई बार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर राज्य दिया है तो उत्तराखंड है, अगर नैनीताल दिया रहेगा तो नैनीताल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है। हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है ये बताना है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, या फिर 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये जो ओजोन दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा या महासभा के द्वारा हर साल 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे या फिर ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है, कौन मनाता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है महासभा है उसको हर साल 16 सितंबर को इसको मनाता है। पहली बार 1994 में मनाया गया था। ठीक है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस या फिर ओजोन लेयर डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या एक जीवित जीवाश्म है। निम्न में से क्या एक जीवित जीवाश्म है। क्या वो नीली हरी शैवाल है, या फिर है कवक। तो एक जो जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है वो कौन जाना जाता है, वो जाना जाता है हरी शैवाल। ठीक है, हरी शैवाल को एक जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा माचिस की तीली की नोक और रगड़ने वाली सतह में समानता प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। जो हम माचिस यूज करते हैं उसके में जो जिसको हम रगड़ते हैं यानी तीली की नोक और जो रगड़ने वाली सतह होती है उसमें कौन सा पदार्थ लगा होता है ये बताना होता है। लाल फास्फोरस होता है, कांच का पाउडर होता है, या फिर एंटीमनी होता है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक कौन सा होता है। तो जो तीली होती है, तीली में जो प्रयुक्त मसाला होता है और जो माचिस में लगा होता है उसमें जो पदार्थ होता है उसमें लाल फास्फोरस भी होता है, कांच का पाउडर भी होता है और एंटीमनी भी होता है। तीनों पदार्थ उसमें लगे होते हैं, तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक फोर्थ ऑप्शन
सही हो जाएगा। मोनोजाइट एक अयस्क है, कैसा अयस्क है ये बताना है। जिर मोनोजाइट जो है कैसा जो है अयस्क है, क्या ये जिरकोनियम है या फिर थोरियम है या फिर टाइटेनियम है। तो मोनोजाइट जो एक अयस्क माना जाता है ये थोरियम माना जाता है, ठीक है, थोरियम है, ठीक है। यानी मोनोजाइट थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है, जो कि रेत का सबसे बड़ी मात्रा, इस अगर मोनोजाइट रेत की सबसे बड़ी मात्रा की बात करी जाए कहाँ पे है, तो वो है केरल तट पर, ठीक है। मोनोजाइट जो है थोरियम का जो है एक महत्वपूर्ण अयस्क है, और मोनोजाइट रेत का जो सबसे बड़ी मात्रा पूछा जाए कि कहाँ पे है, तो केरल तट पे पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोजाइट क्या है, एक मोनोजाइट जो है थोरियम का एक महत्वपूर्ण क्या है, अयस्क है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम धातु का संग्रह किस में डुबोकर किया जाता है। जो सोडियम धातु होता है उसको अगर इकट्ठा करना है, एक जगह रखना है काफ़ी टाइम तक के लिए स्टोर करना है, तो उसको कहाँ पे डुबोते हैं। क्या इसको कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोते हैं, हवा में या फिर बालू में, ठीक है। कहाँ पे डुबोकर संग्रह करते हैं, तो ये करते हैं कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। जो सोडियम धातु है उसको अगर संग्रह करना है, उसको काफ़ी दिन तक रखना है अपने पास, ठीक है, तो कहाँ पे डुबोते हैं, कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में, ठीक है। जो सोडियम धातु होता है अगर उसको वायु में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन से अपक्रिया करके तुरंत जलने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं सोडियम को, ये जो है कैरोसिन जो होता है वो मिट्टी का तेल उसमें जो है डुबोकर इसको संग्रह करते हैं, ठीक है। ये जो सोडियम होता है ये वायु में वायु के यानी हवा के संपर्क में आकर काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील हो जाती है, इसलिए वायु के बाहर इसको नहीं निकालते हैं, ठीक है, और इसको कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में ही डुबोकर रखते हैं ताकि ये हवा का संपर्क ना कर पाए, ठीक है। तो इसको कहाँ रखते हैं, कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में जो है डुबोकर रखते हैं संग्रह करने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए काफ़ी समय के लिए। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो रसायन है वो कौन सा है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो रसायन है वो कौन सा है, ठीक है। क्या ये सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट है, यहाँ पे थायो होगा। पहला सोडियम सल्फेट, दूसरा सोडियम थायोसल्फेट, तीसरा है अमोनियम परसल्फेट। तो इसका जो सही आंसर है यानी फोटोग्राफी में जो फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है वो है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। ये जो सोडियम थायोसल्फेट होता है इसका जो यूज होता है कहाँ पे यूज होता है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किया जाता है, ताकि जो फोटोग्राफी करते समय जो प्रिंट निकलता है वो सही तरीके से निकले, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक में होता है। जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये बताना है। क्या मुक्त आयोडीन होता है, या फिर कैल्शियम आयोडीन होता है, या फिर मैग्नीशियम आयोडीन होता है, ठीक है। तो जो आयोडीन युक्त नमक होता है जिसमें आयोडीन मिलता है उसमें मुक्त आयोडीन होता है, कैल्शियम आयोडाइड होता है और मैग्नीशियम आयोडाइड, ये तीनों चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक होता है जो आयोडीन युक्त नमक होता है, यानी जो जिस नमक में आयोडीन मिला होता है उसमें ये सभी जो है चीज़ें मिली होती हैं। निम्न में से किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है, किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है, ठीक है। पहला है घनत्व, दूसरा है बल, तीसरा है सापेक्षिक घनत्व। तो किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है, तो वो है कौन सा, सापेक्षिक घनत्व, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
जो सापेक्षिक घनत्व होता है वो एक स्थिरांक होता है, ठीक है। और यह जो हो सापेक्षिक घनत्व होता है ये आयामहीन और इकाई रहित होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सापेक्षिक घनत्व सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है, आप सभी को पता भी होगा। जो विटामिन डी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। पहला है रिकेट्स होता है, रतौंधी होता है या फिर स्कर्वी होता है। तो आप सभी को पता है विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, वो होता है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और जो रिकेट्स रोग होता है इसमें क्या होता है, जो रिकेट्स जिनको हो जाता है उनको उनकी जो हड्डियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। और जो शरीर होता है बिल्कुल दुबला पतला सा हो जाता है, जिनको रिकेट्स हो जाता है, यानी सूखा रोग जिनको हो जाता है एक तरह से कहें तो, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पानी में उपस्थित जीवाणु होते हैं जो कि जिसकी वजह से पानी दूषित माना जाता है, उसको समाप्त करने के लिए यानी पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्या क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है या फिर ऑक्सीजन का। तो पानी जो दूषित पानी होता है या फिर जिस पानी में जीवाणु हमें संभावना होती कि इस पानी में जीवाणु होंगे, तो उसको समाप्त करने के लिए या फिर पीने योग्य बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन यूज़ करते हैं। क्लोरीन डालने से क्या हो जाता है, पानी शुद्ध हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं वो जो है मर जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एस्पिरिन एक है, एस्पिरिन क्या है ये बताना है। एक दर्द निवारक है या फिर शामक है या फिर कॉर्टिसोन है। तो एस्पिरिन क्या है, एक दर्द निवारक दवा है, ठीक है। दर्द निवारक दवा है जो कि जिसको एस्पिरिन कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि ये किस में यूज होता है, तो ये शरीर दर्द में, बुखार में, सूजन होते तो उसमें उन सब चीज़ों को जो है ठीक करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर शरीर में दर्द है, बुखार है, सूजन है, तो उसको कम करने के लिए एस्पिरिन नमक जो एस्पिरिन दवा होती है उसका यूज किया जाता है। तो दर्द निवारक एक दवा है। भोजन के बड़े बड़े पोषक तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है। जो भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्व होते हैं उनको साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है ये बताना है। पहला है परिवहन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है या फिर पेशी तंत्र होता है। तो आप सभी को पता है कि अगर आप भोजन खाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो होते हैं भोजन के कारण उनको छोटे छोटे कणों में बदलने का जो काम करता है वो पाचन तंत्र करता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर के लिए एक आवश्यक 5 पोषक तत्व हैं। शरीर के लिए जो आवश्यक 5 पोषक तत्व होते हैं कौन कौन से हैं। क्या वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। यानी जो शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व होते हैं कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, क्या ये होते हैं। या फिर कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो होता नहीं है, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वसा ये भी नहीं है उपयुक्त। तो इसमें पहला ही सही हो जाएगा कि भोजन जो हमारे शरीर के लिए जो 5 पोषक तत्व होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं, ठीक है। ये 5 जो है पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या वो आइरिस है, कॉर्निया है या फिर है रेटिना। तो आप सभी को पता होगा जो रेटिना है ये आँख का जो है ऐसा भाग है जिस पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। शॉर्ट सर्किट यानी कि घर में जो लाइट होते हैं उससे लगा घर में आग लगी हो, बिजली से यानी लाइट से लगी हो आग, तो हम उसको कैसे बुझा सकते हैं। जैसे अमूमन क्या होता है कि आग लगती है लकड़ी के माध्यम से, ठीक है, तो उसको हम पानी डाल के बुझा देते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट या बिजली से लगने वाली आग को क्या आप पानी से बुझा सकते हैं कि या फिर पानी से नहीं बुझा सकते, तो कौन सी ऐसी चीज़ें यूज करते हैं उसको बुझाने के लिए। क्या बालू तथा मिट्टी द्वारा हम उसको बुझा सकते हैं या फिर बालू तथा पानी द्वारा। तो पानी का यूज हम शॉर्ट सर्किट या बिजली के से लगने वाली आग में हम पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। मिट्टी का यूज़ करते हैं लेकिन पानी का यूज नहीं करते हैं, तो बालू और मिट्टी के द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से आग लगती है तो पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो वो कम होने के बजाय और बढ़ती है, ठीक है। बालू आपके घर में होना चाहिए या फिर मिट्टी होना चाहिए, उसके द्वारा आप जो है क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने घर में बालू तथा मिट्टी का जो है ढेर या फिर एक बोरी में रख सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज कर सकें, ठीक है। लेकिन पानी आपको बिल्कुल भी डालना नहीं है इस वाली आग में, शॉर्ट सर्किट और बिजली से लगने वाली आग में, ठीक है। बालू और मिट्टी के द्वारा हम इस आग को बुझा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसे क्या करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसका हाथ जो है जंग लगे यानी कोई भी लोहे की वस्तु है उसमें जंग लगा है, उससे उसका हाथ या उंगली कट गई है, तो क्या करना चाहिए। उसको पानी से धो लेना चाहिए, ठीक है, या फिर जो है दर्द निवारक सुई लेनी चाहिए या टिटनेस की सुई लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नहीं भी पता हो तो भी बता दें, और क्वेश्चन में भी आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति का हाथ जो है जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको टिटनेस की सुई लेनी चाहिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको टिटनेस की सुई लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप टिटनेस की सुई ले लेते हैं तो बाकी जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनसे आप बच जाएंगे। अगर आपका हाथ किसी लोहे के वस्तु से और उसमें जंग लगी हो तो सबसे ज़्यादा जो कंपलसरी, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है। क्या टमाटर में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है या फिर सिरके में। तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हर साल वन महोत्सव कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वन महोत्सव आने वाले टाइम में मनाया भी जाएगा। 9 अगस्त को है, 1 जुलाई को है या फिर 3 दिसंबर को। तो हर साल वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका जून में पेपर है तो जुलाई के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन सेम नहीं पूछे जाएंगे तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन की तैयारी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।